हेलो फ्रेंड्स, पवार ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने बहुत ही शानदार रीड के लिए संस्कृत संपूर्ण लेकर आया हूँ। पूरी की पूरी संस्कृत टीचिंग मेथड, ग्रामर सारे के सारे एक ही वीडियो में। अच्छी लगे क्लास, लाइक करें, शेयर करें। जो भी लाइव है अपने दोस्तों को बुला लीजिए, सभी को क्लास ज्वाइन कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सम संस्कृत क्या है? संस्कृत शब्द जो सम तथा क्र तथा धातु से बना हुआ है। किससे? संस्कृत में सम जो शब्द है वो सम उपसर्ग है। क्या है? संस्कृत में सम शब्द जो है उपसर्ग है सम, और कृ धातु से बना है, और इसमें कत प्रत्यय से बना है। कौन से? कत प्रत्यय से बना है। अब ध्यान रखना, कृत धातु से तब प्रत्यय लगाएंगे तो कृत बनेगा। क्या बनेगा? कृत धातु से तब प्रत्यय लगाते हैं अपन। क्या लगाते हैं? तब प्रत्यय, तो कृत बनेगा। क्या बनेगा? कृत बनेगा। और उपसर्ग से पहले तथा प्रत्यय बाद में आता है। उपसर्ग से पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। ये आपको सभी को पता ही है। संस्कृत में कृत प्रत्यय है और सम उपसर्ग है। क्या है? ये संस्कृत शब्द जो बनाया हुआ है इसमें कृत प्रत्यय है और सम उपसर्ग है। और संस्कृत में कुल उपसर्ग कितने होते हैं? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो संस्कृत में कुल उपसर्ग जो होते हैं 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22। ओके। संस्कृत में कुल उपसर्ग कितने होते हैं? 22। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो लिख देना सीधा ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट। 22 उपसर्ग होते हैं। सूट एक प्रकार का आगम है। क्या है? सूट। और संस्कृत देखने इसका विश्लेषण करते हैं अपन। क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। देखिए, संस्कृत है सम क्र और त धातु से बना, तो इस सूट का आगमन हुआ है। इस संस्कृत शब्द का अर्थ क्या हो गया? शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्कृत। ओके। अब व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं अपन को इसको। क्या देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से? तो कृत धातु है, ल्यूट प्रत्यय है। तो आपको प्रश्न आता है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसमें कृत धातु बना हुआ है और ल्यूट प्रत्यय से। कौन से प्रत्यय से? ल्यूट प्रत्यय से। अब व्याकरण का शाब्दिक अर्थ देखते हैं अपने। तो वी धन आड़ धन कृ धन ल्यूट, यानी व्याकरणम। क्या होगा इसका? व्याकरणम। ट और ल की इति संज्ञा इसमें। क्या है? ट और ल की इति संज्ञा है इसमें। ओके। इसमें ट और ल की इति संज्ञा हो जाएगी और ये बसेगा। क्या हो जाएगा? व्याकरण। ओके। और व्याकरण में कितने उपसर्ग होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं ये फ्रेंड्स? 2 उपसर्ग होते हैं व्याकरण में। कितने होते हैं? 2 उपसर्ग होते हैं व्याकरण में। कितने उपसर्ग है? क्वेश्चन आता है व्याकरण में 2 उपसर्ग होते हैं। अब देखना, जैसे पठनम, चलनम, गमनम में सभी में क्या है? ल्यूट प्रत्यय है। क्या इसमें? इन सभी में क्या है? ल्यूट प्रत्यय है। ओके। अब देखिए, त्रिमुनि त्यागन आपको एक महाभाष्यम, जिसको पतंजलि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतंजलि। और योग शास्त्र जो ये भी पतंजलि का। अब आपको देखना त्रिमुनि कौन कौन से थे। एक तो पाणिनि, काव्यम और पतंजलि। पाणिनि ने जो सूत्रकार थे, क्या थे? सूत्र दिए इन्होंने। काव्य में ऋषि, इन्होंने वार्तिकार कहलाता है ये। पतंजलि जो भाष्यकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाष्यकार। अब एक आता नाम आता है अष्टध्यायी। क्या आता है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है, रीट के अंदर भी आया हुआ है और शीट के अंदर भी आया हुआ है। बार बार पूछा जाता है अष्टध्यायी से संबंधित। एक तो इसका सही शब्द ध्यान रखना कि अष्टध्यायी कैसे लिखा जाता है। इस प्रकार से लिखा जाता है। ओके। इस प्रकार से अष्टध्यायी लिखा जाता है। 8 अध्याय। इसका अर्थ क्या होता है? 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय में कितने पद है? 4 पद है और कुल 32 पाद होते हैं तथा लगभग 4000 सूत्र होते हैं इसमें। कितने होते हैं? लगभग 4000 सूत्र होते हैं। अब आगे देखते हैं इसके अंदर दूसरा शब्द जो आता है महाभाष्य। क्या आता है? महाभाष्य। इसके अंदर 84 आणविक है। कितने हैं? 84, 84 आणविक है। अब इस देखते हैं, आप देखते हैं आणविक क्या होता है। क्या होता है? ये आणविक को बताते हैं। एक दिन में होने वाला शिक्षण कार्य। इसका अर्थ क्या हो गया है? एक दिन में होने वाला शिक्षण कार्य आणविक। ये 4000 सूत्र पर कात्यायन ने वार्तिक लिखे थे। क्या लिखे थे? वार्तिक। अब आता है अष्टध्यायी। देखना, अष्ट इसका इसके अंदर क्या आता है? 8 अध्याय होते हैं और 4 पाद। तो इनके कितने हो गए? 8 चौक 32 पाद हो गए। इसमें कितने हो गए? अब देखना इसके अंदर वेरे और क्या बात है इसमें कि 8 अध्याय तो हो गए और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। कितने हैं? प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हो गए। अभी बताइए, एक अध्याय में 4 पाद है तो 8 में कितने हो गए?
32 हो गए। अब इसका देखना है कि इसमें क्या क्या आता है अष्टाध्यायी में। प्रथम सूत्र जो आता है इसका वृद्धि सदैव, वृद्धि राधेव। अंतिम सूत्र जो आता है अ क्या आता है, अंतिम सूत्र क्या है, अ आता है पीछे। अब भट्टोजीवी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से भी जाने जाते हैं। अब दूसरा नाम क्या था, एक भट्टोजी दीक्षित, क्या था, भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, क्या लिखी, एक वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से जाना जाता है। अब एक आता है नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये भी पूछा जाता है बार बार आपके ऑब्जेक्टिव में। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो प्रश्न आता है कि सिद्धांत कौमुदी किनकी रचना है, तो भट्टोजी दीक्षित ने लिखी। ओके, ये हो जाएगा नाम याद, ठीक है। फिर री और री का श्रवण है, इसमें क्या है, कात्यायन के अनुसार, किसने, कात्यायन के अनुसार। अब अपन देखते हैं वर्णमाला, क्या देखते हैं, वर्णमाला के बारे में। ये जो अपने पढ़े इनसे क्वेश्चन पक्का आता है, बिल्कुल देख लीजिए आप, वापस देख लीजिए एक बार कि संस्कृत शब्द जो है सम उपसर्ग से बनना है, इसमें कृत धातु है और त प्रत्यय है। कृत धातु से त प्रत्यय लगाएंगे तो कृत बनेगा, उपसर्ग पहले आएगा और प्रत्यय बाद में आता है। संस्कृत में त प्रत्यय और सम उपसर्ग होते हैं और संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। और शुट एक प्रकार का आगम होता है, शुट क्या होता है, एक प्रकार का आगम होता है। अब इसका संस्कृत का शाब्दिक अर्थ देखते हैं, सम धन कृत धन कृत होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है। और संस्कृत शब्द का जो अर्थ होता है इसका शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिश्चित। और व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें कृत धातु है और ल्युट प्रत्यय है। ओके, इस व्याकरण का भी शाब्दिक अर्थ करते हैं तो वी धन आंग धन कृ धन ल्युट होता है। व्याकरणम क्या होता है, व्याकरणम ट और ल की इतनी संज्ञा हो जाएगी और म बचेगा। और व्याकरण में हम 2 उपसर्ग होते हैं, कितना होते हैं उपसर्ग, 2 उपसर्ग होते हैं, पठनम, चलनम, गमनम में सभी में ल्युट पड़ते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि पतंजलि से संबंधित महाभाष्यम और योग शास्त्र और त्रिमोनी कौन होते हैं, पाणिनि, काव्यन और पतंजलि। सूत्रकार पाणिनि की और काव्यनम के वर्तिकार कहलाते हैं और पतंजलि के जो होते हैं भाष्यकार कहलाते हैं। एक नाम आता है अष्टाध्यायी, इस नाम से भी स्पष्ट होता है। 8 अध्याय होते हैं इसमें, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं, तो कुल कितने हो गए 32 पाद तथा लगभग कितने हो गए 4000 सूत्र। अब इसमें आगे फिर बेटा आपने महाभाष्यम, तो इसमें 84 आणविक होते हैं। आणविक का अर्थ पड़ा एक दिन में होने वाला शिक्षण कार्य। इसमें 4000 सूत्र पर काव्य ने वार्तिक लिखे। फिर अपने अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ा, नाम से स्पष्ट है कि 8 अध्याय, प्रत्येक में 4-4 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं, तो कितने हो गए टोटल 32 पाद हो गए। एक अध्याय में 4 पाद होते हैं, ये ध्यान है। फिर पढ़ा प्रथम सूत्र पर इसका पढ़ा वृद्धि राधेश, वृद्धि राधेश। अंतिम सूत्र होता है अ। भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। फिर अपने इसका नाम पढ़ा गया सिद्धांत कौमुदी, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें सिद्धांत कौमुदी इसकी रचना है तो भट्टो दीक्षित की है। फिर इन्होंने अपना पढ़ा री का श्रवण है, ये कात्यायन के अनुसार। अब आगे अपन व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं, वर्णमाला क्या पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन फिक्स आता है 100%। देखिए हम मुख्य से व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं फ्रेंड्स। हम मुख से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। ओके, याद हो जाएगा ये कि हम जो मुख से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, उच्चारण करते हैं अपने द्वारा, मुख से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको क्या बोलते हैं हम, वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। फिर अक्षर क्या होता है कि न चरति इति अक्षर, याद रखना है आपका सूत्र, न चरति इति अक्षर, अर्थात जिनका शरण या विनाश न हो वे क्या होता है अक्षर, यानी जिनका क्या विनाश नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब जो जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स के पास ये क्लास चली जाए, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के पास पहुंचेगी तो प्रत्येक को घर बैठे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करेक्ट से हो जाएगा रिट के एग्जाम में, विशेष करके क्योंकि आज के समय में सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई अध्ययन है नहीं। कोचिंग के चक्कर में नहीं घूमे, हो सकता है जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन की है तो सेल्फ स्टडी भी जरूर करें और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें। अब देखिए जिन्होंने रिवीजन कर रहे हैं वो इस टॉपिक को जरूर देखें और जो फ्रेशर है नए बिल्कुल वो भी जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। देखिए आ गई अक्षर का अर्थ समझ आ गया, नश्रति इति अक्षर ये लिखा हुआ आता है तो आपको क्या दिखना है कि इसका अर्थ होता है अर्थात जिनका चरण या विनाश न हो वे क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं ये, अ, ई, उ, क, ख, ग आदि
परंतु सामान्यतः वर्ण या अक्षर समानार्थों समझे जाते हैं। वर्ण और अक्षर सामान्यतः क्या समझाते हैं? समानार्थी समझ जाते हैं। जैसे देखते हैं क शब्द का देखते हैं तो क धन क के नीचे अनंत लगा हुआ है तो ये आधा क होता है, फिर लगा इसलिए पूरा क बन गया। ये इस प्रकार से पूरा क बनता है। प्रश्न आता है क शब्द किन वर्णों से मिलकर बना है? ऑब्जेक्टिव आता है क धन आ, क धन ई, क धन तो आपको करेक्ट करना है क अलंत धन वाला। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखिए वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे देखिए वर्णों के समूह को वर्णमाला या अक्षरमाला कहा जाता है। फिर आता है वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के भेद आपको दो याद रखने हैं। कौन से? एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर आपको पूछते हैं एग्जाम में कि स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। फिर आपको पूछते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखना है कि स्वर और व्यंजन तो अ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। समझा गए? स्वर कौन से हो गए? ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? अच प्रत्याहार के अंदर। इसलिए स्वर को क्या कहा जाता है? अच भी कहा जाता है। स्वर क्या आता है? अच। संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है। क्वेश्चन आता है अच प्रत्याहार के अंतर्गत में स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, री, ये हो गए। फिर ए, आई, ओ, औ। ओके, समझा गए स्वर। आगे देखते हैं व्यंजन। क्या देखते हैं? व्यंजन। क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है, पुटअप होता है स्वर और व्यंजन से। व्यंजन देखिए सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में आते हैं। अब आपको स्वर तो किस में आते हैं? अच प्रत्याहार में। व्यंजन किस में आते हैं? हल प्रत्याहार में। ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन आता है रीट के अंदर, आरटेट में आए हुए क्वेश्चन। आपको याद रखना कुल स्वर कितने होते हैं? तो अभी पढ़े आपने 9। कौन कौन से? ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। ये कुल स्वर 9 हो गए। और कुल व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। ओके, स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्वर की संख्या कितनी होती है? 9। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, बिल्कुल दिख रहा है आपको? क्लियर समझ में आ रहा होगा? अच्छी बात है फ्रेंड्स। स्वर जिसको अपन अच कहते हैं, यानी वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो स्वर होते हैं बेटा, क्या होते हैं? स्वर जिनको उच्चारण के लिए किसी भी प्रकार के वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहते हैं। जैसे अ के उच्चारण में किसी स्वर या व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए अस्वर है। ओके, अब बोलते हैं। अब देखो उच्चारण बोल के देखो अ के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो गया? स्वर हो गया। जैसे मूल स्वर, ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए मूल स्वर कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं। ये भी आता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? पंच। कितने हो गए? पंच। ओके, तो पंच कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, री। ओके फ्रेंड्स, ये मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। प्रारंभ के 4 माहेश्वर सूत्र में स्वर हैं। क्या है? प्रारंभ के जो 4 माहेश्वर सूत्र में स्वर है। अब आपको मिश्रित या संयुक्त स्वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मिश्रित या संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है बेटा? इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त या मिश्रित स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। याद रखना है। जैसे अ धन ई, तो क्या बन गया? ए बन गया। अ धन ई, ई कौन सा ई लेना? छोटी ई लेना है। तो अ के अंदर छोटी ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार ओ शब्द है, ये भी संयुक्त स्वर है। आई, ये भी संयुक्त स्वर है। औ, ये भी क्या है? संयुक्त स्वर है। ये चारों संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो आपको देखना बताना है। जैसे तो क्या हो जाएगा? अ, आप बताइए। आ, ई
और ए। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए पे क्लिक करना है। ये क्या हो जाएगा, ए पे क्लिक करना है। ये क्या हो गया, संयुक्त स्वर हो गया। ओके फ्रेंड्स, फिर देखिए आगे, ये तो संयुक्त स्वर हो गया, पक्का याद रखना है, ए ओ आई औ। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। अभी किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो ए हो गया किससे, अ धन ई से। ओ किससे बना है, अ धन ऊ से। आई किससे बना है, अ धन ए से। और औ किससे बना है, अ धन ओ से। ओके, आगे भी देखते हैं। मौलिक या मूल मुख्य स्वर क्या देखते हैं, मौलिक या मूल या मुख्य स्वर कितने होते हैं, ये अपने देखते हैं। मौलिक या मूल या मुख्य स्वर 5 हैं, और ये संयुक्त या मिश्रित स्वर कितने हैं, 4 हैं। ओके, वापस देखते हैं एक बार फ्रेंड्स। स्वर कितने हो गए टोटल, 9। मूल स्वर कितने हो गए, 5, और संयुक्त स्वर 4। ओके, इस प्रकार से कितने हो गए, 9 हो गए। अब देखते हैं इनके स्वरों के भेद देखते हैं। क्या देखते हैं, स्वरों के भेद। देखिए स्वरों के भेद, पहला आता है ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है दीर्घ स्वर, तीसरा आता है प्लुत स्वर। पहला क्या आता है, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब देखना है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इनमें क्या डिफरेंट है, इन सबको अपन अलग अलग पूर्ण रूप से विस्तृत देखते हैं। कमेंट के माध्यम से बताते रहना। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो कोई क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हो आप, बिल्कुल। ओके, देखिए अब पहला आता है ह्रस्व स्वर। क्या आता है, ह्रस्व स्वर क्या आता है, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। क्या कहलाता है, कितनी मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन होता है ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, अ ई उ री री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सी टेट के अंदर, यूपी टेट के अंदर, एस टेट के अंदर, रीट के अंदर बार बार क्वेश्चन आता है। पिछली भर्ती परीक्षाओं से पेपर उठा के देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रत्येक सब्जेक्ट की, मनोविज्ञान की, साइंस की, मैथ की। आपको जिस टॉपिक्स पे देखना है वो देख सकते हैं। यदि आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिए। किस पे, टेलीग्राम चैनल पे क्या नाम लिखा हुआ है देख लीजिए आप। बताता हूँ टेलीग्राम चैनल का नाम, पवार ऑनलाइन क्लासेस। पवार ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल पे बना हुआ है ग्रुप। उस ग्रुप में जाके सारे नोट्स ये सारे अवेलेबल किए हुए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अध्ययन सुचारू रूप से चला सकते हैं, नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं आगे इसके बारे में। ह्रस्व स्वर हो गया, कितने होते हैं स्वर, 5। ओके, जिस स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ओके, जैसे अ ई उ री री। ओके, फिर आता है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। जिन स्पष्ट नाम से एक मात्रा का समय लगता है क्या होता है, ह्रस्व। और 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ में कौन से आ गए, इनको छोड़ लो पीछे, तो कौन से बचे, आ ई उ री ए ओ आई औ। स्पष्ट हो गए 5, ये यहाँ से चले गए। ठीक है, तो पीछे जो स्वर बचे वो क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। ओके ओके फ्रेंड्स, समझ आ गया, ठीक है। अब बता, तीसरा आता है बहुत इंपॉर्टेंट, प्लुत स्वर। जिन वर्णों या जिन स्वरों के उच्चारण में, सॉरी वर्ण स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। ओके, कितनी मात्रा का, 3 मात्रा का समय लगे प्लुत, 2 मात्रा का दीर्घ स्वर, 1 मात्रा का ह्रस्व स्वर। ह्रस्व कौन कौन से होते हैं, अ ई उ री री, ये तो हो गए ह्रस्व। दीर्घ कौन से होते हैं, आ ई उ री ए ओ आई औ। ओके, प्लुत स्वर हो गया 3 मात्रा का। अब इनमें प्लुत स्वर में कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहचान के लिए क्या होता है, ये इस प्रकार से लिखा होगा, ऐसे इस प्रकार से प्लुत स्वर के लिए होगा, यानी अ ई ई ऐसे।
समझ आ गया। ऊ को ऐसे लिखा जाएगा, ये आपके जो होगा चिन्ह जो होगा क्या होगा, प्लुत स्वर का चिन्ह होगा। अब आता है आगे एक मात्रिक स्वर, क्या आता है, एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, एक मात्रिक स्वर ई ऊ री, री भी बड़ा है, हस्व। द्विमात्रिक आ बड़ी ई बड़ा ऊ री ए ओ आई औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। कितने हो गए, दीर्घ स्वर बोलते हैं इसको। हस्व स्वर की संख्या कितनी कितनी होती है, हस्व स्वर की 5। दीर्घ स्वर की कितनी होती है, देख लीजिए कितने हुए, देख लो 8 होते हैं। कितने होते हैं ये, 8 होते हैं ये। फिर त्रिमात्रिक ये कितने होते हैं, देखिए एक मात्रिक हो गया 5, द्विमात्रिक हो गया 8, कितने हो गए 13। फिर त्रिमात्रिक स्वर ये इसको बोलते हैं प्लुत स्वर, क्या बोलते हैं प्लुत। फिर होते हैं अर्धमात्रिक स्वर, क्या होते हैं अर्धमात्रिक स्वर, क्या होता है अर्धमात्रिक स्वर, क ख ग ग ड़ छ। ये सभी व्यंजन स्वर जो होते हैं क्या होते हैं अर्धमात्रिक होते हैं, क्या होते हैं अर्धमात्रिक स्वर। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें अलंत लगा हुआ है। अब आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, एक ओम बोलते हैं, ओम शब्द है, ये स्वर त्रैमासिक है, क्या है त्रैमात्रिक है, जिसका प्रयोग प्राय वेदों में होता है। कहाँ होता है, वेदों में होता है। यहाँ ओम ये प्लुत स्वर होता है, आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा पक्का कि निम्न में से प्लुत स्वर है, तो आपको देखना ओम, जिस प्रकार से ये जिसमें भी ये आएगा वो क्या होगा, प्लुत स्वर होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब आपको एक श्लोक देखना है, सूत्र एक मात्रो भवेत हस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो स्यमो व्यंजना। ओके फ्रेंड्स, एक मात्रो भवेत हस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम सार्ध मात्रिकम, ये होता है। अर्धमात्रिक वर्ण देखना है, क ख ग ग ड़ च, ये सभी व्यंजन जो होते हैं अर्धमात्रिक में आते हैं, क्या आते हैं अर्धमात्रिक में। फिर आता है व्यंजन हल वर्ण, व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उनको अपन क्या करें, हलंत के साथ ही लिखेंगे। जैसे बताया अभी आपको क ख ग ग ड़, इन सब के नीचे क्या लगा हुआ है, अलंत लगा हुआ है। प्लग झपकने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं, क्या कहते हैं प्लग झपकने के समय को क्या कहते हैं, एक मात्रा काल कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, बहुत ही शानदार है। कुल व्यंजन वर्ण कितने हो गए, 33 हो गए। हल प्रत्याहार में व्यंजन गिने गए, क्या क्या गए, प्रत्याहार जो है हल कौन सा, हल प्रत्याहार। स्वर वाला कौन सा प्रत्याहार होगा, अच प्रत्याहार, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार काम में लेते हैं, अच प्रत्याहार। व्यंजन के लिए हल प्रत्याहार होता है व्यंजन। अन्वग भवती व्यंजनम, ये आपको याद रखना है, अन्वग भवती व्यंजनम, अन्वग भवती व्यंजनम। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकते हैं। व्यंजन जो होते हैं बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं, इनको किसी की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना संभव नहीं हो सकता है, वो क्या होता है व्यंजन। किसी भी जैसे क तक धन हो गया ऐसे। ओके फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको स्पष्ट क्लियर, क्या हो गया क तक धन क, ख में भी अ जोड़ा तब जाके ख हुआ। व्याकरण में जो शुद्ध वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। व्याकरण में जो भी शुद्ध वर्ण होगा उन्हें क्या लिखा जाएगा, हलंत के साथ लिखा जाएगा, क छ ट प इत्यादि। इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। कुल व्यंजन कितने होते हैं, 33 वर्ण माने गए हैं। कुल कितने वर्ण माने गए हैं, 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। महेश्वर सूत्रों के अनुसार क्या होता है, महेश्वर सूत्रों के अनुसार हम वर्ड से लेकर के हल तक, कहाँ तक, हम वर्ड से लेकर के हल तक, कहाँ से, हम वर्ड से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहा गए हैं, ये 10 सूत्रों में बताए गए हैं। अब देखते हैं इसको पढ़ते हैं अपन, व्यंजनों के प्रकार क्या पढ़ते हैं, व्यंजनों के प्रकार देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स 2 क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से, जो भी स्पष्ट यहीं से आते हैं, व्यंजनों के प्रकार में से। कहाँ से, व्यंजनों के प्रकार से पूछे जाते हैं। रिट में स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं,
उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण व्यंजन महस्त्र सूत्र में गिने जाते हैं। ध्यान रखना है, जो स्पर्श व्यंजन होता है, ये अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, इनको क्या गिना गया है, महेश्वर सूत्र में गिना गया है। किसमें, इन तीनों को तो महेश्वर सूत्र में गिना गया है और इस चौथे को महेश्वर सूत्र में नहीं गिना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आता है कि निम्न में से महेश्वर सूत्र नहीं है या निम्नलिखित में से महेश्वर सूत्र में नहीं गिना जाता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, संयुक्त व्यंजन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आगे, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जो क से लेकर, कहाँ से, क से म तक, ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। इसको अपन कैसे याद करेंगे, काद्यो मावसना स्पर्शा, इस सूत्र से याद रखना है। किससे, काद्यो मावसना स्पर्शा संति। तो कितना हो जाएगा, 25 होता है। कितना है, ओके 25 होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं, क, ख, ग, ग, ड। दूसरा छ वर्ग में च, च, ज, ज, न, ट, ठ, ड, ड, न। ट वर्ग में, त वर्ग हो जाएगा त, थ, द, ध, न। प वर्ग हो जाएगा प, फ, ब, भ, म। ओके फ्रेंड्स, अब देखना है कि यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का आता है कि जो अपने ये वर्ण पढ़े, ये क वर्ग से प वर्ग तक 25 वर्ण होते हैं, इसमें ये व्यंजन होते हैं। अब जो पहला वर्ग जो होता है क, ये कंठ वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कंठीय वर्ण। क्या कहलाता है, कंठीय वर्ण। दूसरा जो होता है तालव्य वर्ण, क्या कहलाता है, तालव्य वर्ण। तीसरा ट वर्ग जो है मूर्धन्य वर्ण। चौथा त वर्ग है, ये दंतव्य वर्ण कहलाता है। और प वर्ग जो होता है ओष्ठम वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, ओष्ठ्य वर्ग। फ्रेंड्स याद रखिएगा, कंठीय वर्ण, तालव्य वर्ण, यह तो गया कंठीय वर्ण, तालव्य वर्ण, छ मूर्धन्य वर्ण, त से दंतीय वर्ण और प से ओष्ठ्य वर्ण। ओके फ्रेंड्स, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं अर्धस्वर होते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं अर्धस्वर होते हैं। अब देखना है ये कैसे आप याद करना है, आपको याद करने का बता रहा हूँ। मणोदंत स्था, मणोदंत स्था यण प्रत्यार के अंतर्गत आने वाले, अंतस्थ क्या हो जाएगा, मणोदंत स्था, यणोदंत स्था यण प्रत्यार के अंतर्गत आने वाले व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ण कौन से होते हैं। तो आपको 4 याद रखना है। कौन से होते हैं, य, व, र, ल। अब आपको संस्कृत और हिंदी की यहाँ कन्फ्यूजन होते हैं, बार बार प्रत्येक स्टूडेंट होता है कन्फ्यूजन कि हिंदी में जो अंतस्थ होते हैं वो होते हैं य, र, ल, व। हिंदी में इनका क्रम यह होता है और संस्कृत में क्रम होता है य, व, र, ल। क्या होता है, य, व, र, ल। ओके फ्रेंड्स, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, इम्पोर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन का क्रम होता है निम्न में से, तो संस्कृत का पूछे तो य, व, र, ल और अलंत भी होना चाहिए नीचे। और हिंदी में पूछे तो य, र, ल, व। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इन्हीं वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। अब आता है उष्म व्यंजन। क्या आता है, उष्म व्यंजन सल उष्माण है। सूत्र कौन से है, सल उष्माण। तो सल प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं। ये कितना आते हैं, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। कौन कौन से, श, छ, छ, ह, ये भी 4 हो गए। ओके फ्रेंड्स, अब आता तीसरा मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। क्या होता है, दो व्यंजन वर्णों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं उसको मिश्रित कहा जाता है। कहते हैं जैसे देखते हैं, क, देखिए क धन छ धन अ, तो क्या हो गया, क्षत्रिय। क्षत्रिय से लिखते हैं अपने स, तो ये क्षत्रिय, त्रिय, ज्ञ, ये 3 जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इंपॉर्टेंट इनकी संख्या संयुक्त व्यंजन होते हैं ये। ओके फ्रेंड्स, अब इनको ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे ये पूछा जाएगा क्षत्रिय किन वर्णों से मिलकर बना है। तो आपको देखना है क धन श धन अ से बना है। ओके फ्रेंड्स, समझ आ गया। ये त्रिय किससे बना है, त्र, त धन र धन अ से, ज्ञ, ज, न धन अ से बना है। ओके, संयुक्त व्यंजन हो गए। आगे जो आता है अयोग वाह कौन से होते हैं। क्या आता है, अयोग वाह। तो वर्ण मात्रा का
इन वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी होते हैं। कितने होते हैं? अभी अपने वर्णमाला पढ़ी, इनके अलावा 4 वर्ण और भी होते हैं। देखिए कौन से? अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, जीवामूल्यम होता है, उपध्वनिम होते हैं। ओके, अब अनुस्वार क्या होते हैं? देखिए अनुस्वार बालकम और रामम में मकार के बाद अकार ऊपर जो बिंदु आता है, ऊपर बिंदु जो आता है उसका नाम अनुस्वार है। जो कोई भी वर्ण लिखते हैं अपन उसके ऊपर बिंदु लगा के लिखते हैं, इस प्रकार का ये जो बिंदु होता है वो क्या होता है? अनुस्वार कहलाता है। ओके, अब इसका उच्चारण स्थान कैसे देखना है? इनका उच्चारण स्थान प्रश्न आता है अनुस्वार का, तो आपको याद रखना है नासिका अनुस्वारस्य। क्या होता है? नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। विसर्ग देखना है, प्रश्न आता है अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका अनुस्वार से। तो बिंदु जो लगाते हैं किसी वर्ण के ऊपर वो क्या होता है? अनुस्वार। विसर्ग आता है अब अगला, श्याम में मकोरंत आकार के बाद जो बिंदु लिखे जाते हैं इस प्रकार से, 2 बिंदु आएंगे ऐसे ही, वो क्या होगा? विसर्ग। उसी को अपन क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला है अनुस्वार तथा विसर्ग। अब देखिए अंग और अह, ये अच के बाद आने वाला क्रमश अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। क्या होता है? अनुस्वार और विसर्ग। अंग जो होता है जैसे अपन अंगूर लिखते हैं, अंग से क्या लिखते हैं? अंग। और ये अह। ओके फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ये अच के बाद आने वाला क्रमश है, ये तो होता है अनुस्वार हो गया। क्या हो गया? अनुस्वार। और ये अह हो गया, ये क्या हो गया? विसर्ग हो गया। ओके फ्रेंड्स, यानी अंग तो हो गया अनुस्वार, अह क्या हो गया? विसर्ग। आगे देखिए जीवा मूल्यम। क्या होता है? जीवा मूल्यम। क से ख, क्या है? क और ख। जीवा मूल्यम क्या है? क और ख से पहले अर्ध विसर्ग। क्या होता है? क और ख से पहले अर्ध विसर्ग सदर्श वर्ण जीवा मूल्य कहलाता है। जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे होता है ये जीव मूल्यम। क्या होते हैं? जीव मूल्यम क्या होते हैं? ऐसे इसका चिन्ह होता है क, ये ख, ऐसे जीव मूल्यम। ओके फ्रेंड्स, फिर उपदमनियम। क्या होता है? उपदमनियम का देखिए प और फ से पहले क्या होता है? प और फ से पहले जो होगा, जैसे इसी प्रकार जैसे ये प और फ से पहले ऐसे होगा, वो क्या कहलाएगा? उपदमनियम कहलाएगा अर्ध विसर्ग द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना है उपदमनियम कितने होते हैं? 2 होते हैं, प फ। जीव मूल्य कौन से होते हैं? क ख। इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया कि जीव मूल्यों की संख्या कितनी होती है? 2। याद रखना है कौन कौन से? क और ख। उपदमनियम की संख्या कितनी होती है? उपदमनियम की 2, इसकी भी 2 याद रखनी है। अगला देखिए प्रत्याहार संज्ञा। क्या आता है टॉपिक अगला? प्रत्याहार संज्ञा। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। प्रति, धन, आंग, धन, ह, धन, न, प्रत्याहार बनाए। प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या हो गया? संक्षेपीकरण। क्या हो गया? संक्षेपीकरण, जिनकी सहायता से कम शब्दों का अधिकतम, कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सकती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो सीधा देखना है ऑब्जेक्ट में 42। प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। 42। प्रत्याहार बनाने का सूत्र क्या है? तो आदि रंतये संहिता। याद रखना है आदि रंतये सूत्र अस्ति प्रत्याहार। क्या हो जाएगा? आदि रंतये संहिता अस्ति, तो प्रत्याहार अस्ति इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए ही इस संज्ञक का प्रयोग करते हैं। ओके, प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं होती है। प्रत्याहार बनाने वाले 14 सूत्र होते हैं जो महेश्वर सूत्र कहलाते हैं। कितने प्रत्याहार बनाने के लिए कितने सूत्र होते हैं? 14 होते हैं जो महेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। अब देखिए आगे फ्रेंड्स, चतुर्दश महेश्वर सूत्र यानी 14 महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं ये देखते हैं, बहुत ही शानदार। पहला आता है ईणम। ईणम क्या होता है? ईणम। दूसरा आता है ऋडलक। तीसरा है एओंग। चौथा है एओच, ओच। पांचवा है हैरट। पांचवा है हैरट। छठा लण। सातवा यमणम, अणमणम। आठवा है जणस। नौवा है सड़स। दस है जब गड़स। खप छठ चट तब। 12वां है कपय। निरासर
और हल, ये 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। अब इसमें प्रमुख प्रत्याहार कौन से होते हैं देखना, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही। अच, हल, अल, जस, जस, च, चल, अयण, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो अच स्वर प्रत्याहार होते हैं इसमें 9 समस्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं? 9 आते हैं। 9 जो भी स्वर पढ़े अपने समस्त स्वर अच में आते हैं। हल में 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। कितने आते हैं ये पूछ जाता है। अच में कितने वर्ण होते हैं? तो 9 होते हैं। कौन कौन से? समस्त स्वर जो होते हैं। हल में कितने होते हैं? 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। अल में क्या होते हैं? समस्त 42 वर्ण होते हैं। जस में क्या होता है? ये वर्ण के चौथे वर्ण जो होते हैं जस कहलाते हैं। वर्ण के चौथे वर्ण जो होते हैं ये जस कहलाते हैं। याद रखिएगा, वर्ण के चौथे वर्ण, वर्ग के चौथे वर्ण क, ख, ऐसे पढ़ते हैं ना, क, ख, ग, घ, ये पढ़े तो अपने चौथे वर्ण इन गड़ी वाला। ओके फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से जस वर्ग, प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण जो होते हैं क्या कहलाते हैं? जस कहलाते हैं। ओके गाइड्स, फिर जस वर्ग के तीसरे वर्ण क्या होते हैं? वर्ग के तीसरे, किसके? वर्ग के तीसरे जो होते हैं वो जस कहलाएंगे। तीसरे वर्ग कौन से फ्रेंड्स? तीसरे वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण क्या कहलाएगा? जस कहलाएगा। ओके, वर्ग का प्रथम वर्ण क्या कहलाएगा? चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चय। और चारों उष्म जो होंगे सल प्रत्याहार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चल प्रत्याहार कहलाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, वापस देख लीजिए एक बार। प्रमुख प्रत्याहार अच कितने? 9। हल 33 व्यंजन वर्ण। अल समस्त 42 वर्ण। जस वर्ग के चौथे वर्ण, वर्ग के तीसरे वर्ण जस कहलाते हैं। वर्ग के प्रथम वर्ण चय कहलाते हैं। और चारों उष्म वर्ण जो होते हैं सल कहलाते हैं। यण प्रत्याहार, चारों अंतस्थ वर्ण जो होते हैं यण प्रत्याहार कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर महेश्वर सूत्र में ह वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा आता है कि महेश्वर सूत्र में किस वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है? किस वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है? तो आपको याद रखना है ह वर्ण जो है इस सब वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है महेश्वर सूत्रों में। ओके, हैवरट और हल में। किसमें? हैवरट और हल प्रत्याहार में। महेश्वर सूत्रों के अंत में ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक तो कौन सा है? अलंत वर्ण। किसका? एक तो ण का और एक ह का। महेश्वर सूत्रों के अंत में, अब अंत का पूछे तो ण 2 बार हुआ है। ओके फ्रेंड्स, समझ आ गया ना कि पहला वर्ण क्या होता है? वर्ण का पहला वर्ग बताइए, देखिए चय। चौथा वर्ण जस, तीसरा जस, उसमें कौन से होते हैं? सल प्रत्याहार, यण, अंतस्थ। ओके, अब आप देखते हैं उच्चारण स्थान, देखते हैं इनका। क्या देखते हैं? इनका उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। ओके, यानी मुख के द्वारा जिस भाग से भी अपने वर्ण का उच्चारण करते हैं ना, तो उसी वर्ण का जो उच्चारण स्थान बन जाता है। जिस भाग से भी, जैसे कर्ण से निकलने वाला कंठ हो जाएगा, ताल से निकलने वाला ताल भी हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आगे, सामान्यतः उच्चारण स्थान की दृष्टि 7 होती है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में आया हुआ है, पिछले जो रिट की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। सामान्यतः उच्चारण स्थानम अस्ति, तो कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। लेकिन पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो होते हैं 8 होती है उच्चारण स्थान। ये इंपॉर्टेंट देखना है, पाणिनि नाम आ गया तो उच्चारण की स्थान कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और सामान्यतः आ गया वर्ड तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। उर, कंठ, मृदा, जीवामूल्यम, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। ओके, अब इसको याद कैसे करते हैं पहले देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, पहला आता है अकुह विसर्जनियाम। क्या याद रखना है? अकुह विसर्जनियाम कंठ, याद रखिएगा, साथ साथ बोलिए। अकुह विसर्जनियाम कंठ। क्या? अकुह विसर्जनियाम कंठम। अब इसके नाम से स्पष्ट है। अ में आगे अ, आ,
कु वर्ग। ओके, आ आ क्या याद रखना है, अकु ह, आ और कु मतलब क वर्ग और विसर्ग। ओके, आ और क वर्ग, आ क वर्ग और विसर्ग। ओके, विसर्ग इन कंठ कहलाएंगे। ओके, नाम से स्पष्ट हो गया इससे, अकुह विसर्जन्याम कंठ। दूसरा है इसु यशनाम तलु, क्या हो जाएगा दूसरा, इसु यशनाम तलु हो जाएगा, इसु यशनम तालु, इसु यशनम तालु। ऐसे बार बार 2-3 बार बोलेंगे आप तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा फ्रेंड्स। इसु यशनम तालु, इसु यशनम तालु। पहला क्या था, अकु विसर्जनम। ओके, क्या था पहला, अकु विसर्जनम कंठ। दूसरा है इसु यशनम तालु, इसमें आता है ई और छ वर्ग, इसको चू भी बोलते हैं, च वर्ग बोलते हैं, और यश क्या हो जाएगा, यस तालु। ओके फ्रेंड्स, तीसरा है ऋतु रसनाम, क्या होता है, ऋतु रसनाम मुर्दा, ऋतु रसनाम मुसा मुर्दा, ऋतु रसनाम मुर्दा। इसमें री और टू वर्ग इंटर वर्ग, क्या हो जाएगा, री टू इंटर वर्ग बोलते हैं, री बोलते हैं, ऐसे ये होता है, री होता है, इसको अपन ऐसे ऐसे हो जाएगा री, अपन टू बोलते हैं इसको, ट वर्ग और र। अच्छा, ये मुर्दा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मुर्दा कहलाते हैं। फिर तीसरा आता है ऋतुल लसानाम दंता, ये दंत कहलाते हैं। री वर्ग, री और त, कौन सा, री नहीं बोलते इसको, री और त वर्ग और छ, ये दंत कहलाते हैं। ओके, अगला जो आता है आपके पांचवा जो होता है आपके सामने उपपदन्याम, अभी पढ़ा था दमन्याम उपदन्याम का खवाला दमने पढ़ा था ना अभी, वही वाला उपदमन्याम का ओष्टो, उपदमन्याम अष्टो, इसके अंदर आपको स्पष्ट है उ पवर्ग उपदमन्याम ओष्टो फ ओष्टो। ओके, आपको याद रखना है उ पवर्ग जो होठ से निकलता है, किससे निकलता है, होठों से, जिसको बोलते हैं ओष्टो, इन होठों से, ओष्टो का अर्थ क्या होता है, होठों से। अगर दोनों वर्ड साथ में आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों हो जाएंगे ऑप्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्टो। अगला देखिए णम णनम नासिक्यम, क्या हो जाएगा, णनम नासिका। अच्छा, तो जो वर्गों के 5 वर्ण जो होते हैं, जैसे क ख ग ग ड़, पीछे जो होता है वो लास्ट वाले जो 5 वर्ग, वो क्या कहलाते हैं, नासिका भी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नासिका। ओके फ्रेंड्स, अगला आता है एदे तो, अगला क्या आता है, एदे तो कंठ तालु, ए और आई जो कंठ तालु भी कहलाते हैं, ये क्या कहलाता है, कंठ तालु, ए आई, ये दोनों जो वर्ण होते हैं क्या कहलाते हैं, कंठ तालु कहलाते हैं। और कंठ ओष्ठ कहा जाए तो आदि तो, क्या याद रखना है, कंठ तालु कहा जाए तो ओदो तो कंठोष्टम, ओदो तो कोष्ठ कंठोष्टम, यानी ओ और आउ कंठोष्टी वर्णम है, ये कंठ ओष्ट, दो वर्ण से कंठ और ओष्ट मिलकर बना है ओ और आउ, कंठोष्टम। फिर दंतोष्टम अकेला व वर्ण जो होता है, वकार से दंतोष्टम, वकार से दंतोष्टम व वर्ण जो होता है दंतोष्ट कहलाता है। और जीवा मूल्यम, जीवा मूल्यम अभी बताएं, क और ख पढ़ा था आपने, ऐसे निशान पढ़ा था ना, ये ऐसे वाला क और ख, ऐसे निशान क और ख से पहले जो आते हैं जीवा मूल्यम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जीवा मूल्यम 2 होते हैं, उपदमनम भी 2 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर नासिका अनुसार से, नासिका अनुस्वार से, जिसको अपन पढ़ा था नासिका अनुसार से, ये ऐसे बिंदु लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, बिंदु लगा हुआ था फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जो मूलम फिर अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार, नासिका कहलाता है अनुस्वार। अब आपको याद रखना शॉर्ट बिल्कुल सारांश, देखिए ण, ये तालु नासिका है, ण प्रत्येक देखना है, अभी लास्ट वर्ड देखे थे ना, न क्या कहलाएगा, तालु नासिका, म क्या कहलाएगा, ओष्ठ नासिका, ड क्या कहलाएगा, कंठ नासिका, ण क्या कहलाएगा, मुर्दा नासिका, और न क्या कहलाएगा, दंत नासिका। ये नासिका 5 हो गए। ओके फ्रेंड्स, याद हो गए। इस सल जो उष्म वर्ण कौन से थे, ये 4 थे, स छ छ ह, तो छ जो पहला हो जाएगा तालु, स सलगम जाओगे मुर्दा,
श सरकार दंत और ह कंठ हो जाएगा। ओके, फिर अपने अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ य व र ल, ये जो होगा तालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये तालु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, वह दंतोष्ट हो जाएगा, और र मूर्धा हो जाएगा, और ल दंत हो जाएगा। ये वाला संस्कृत में होता है, हिंदी में होता है, बार बार कह रहा हूँ, य र ल व हिंदी में क्रम होता है, संस्कृत में जो क्रम होता है य व र ल, ये होता है, याद रखना है, रॉन्ग नहीं करना। य व र ल संस्कृत में होता है, हिंदी में होता है य र ल व, हिंदी में पहले 20 र आता है, हिंदी में ये होता है य र ल व, हिंदी में। ओके फ्रेंड्स, इनका क्रम क से कंठ, छ से तालु, ट से मुर्दा, त से दंत, और प से ओष्ठ, कच्च ट त प, ये हो गए। क्या हो गए, एक बार वापस रिवाइज देखते हैं। देखते हैं उच्चारण की स्थान। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वो उसी वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाता है। जो भी फ्रेंड्स नया देखना है कि रिविजन कर रहे हैं, वापस इनका जो बताया अभी आपको वापस सुना रहे हैं। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होता है, और पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान होता है 8 होते हैं। उर, कंठ, मृदा, जीवामूलम, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। इस पहले पढ़ा था अकु विसर्जनियाम कंठ, कंठ कहलाएगा। इच्छु यशनम तालु, चवर तालु, ऋटुर शाणाम मुर्दा, लुत लृत लुत तालासनम दंत, उपधमनियम यनम ओष्टो, नमनम नासिका, एदेतु कंठ तालु, ओदु तो कंठोष्टम, वकार से दंतोष्टम, और जीवमूल्यम जीवमूलम का नासिका अनुसार बिंदु लगा होता है अनुसार। फिर ण पढ़ा था तालु नासिका, म ओष्ठ नासिका, ड कंठ नासिका, ण मृदा नासिका, न दंत नासिका। फिर अपने पढ़ा सल उष्म, सल प्रत्यार, स छ छ ह, ये स से तालु हो गया, स से मृदा हो गया, स से का से दंत हो गया, ह से कंठ हो गया, अंतस्थ वर्ण से यण, य व र ल, ये हो गया तालु, व दंतोष्ट, र मृदा, ल दंत, और कंठ से क छ ट त प, ये पांचों वर्ग कच्च ट त प कहलाते हैं। ये आपके संस्कृत की वर्णमाला थी पूरी की पूरी। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी 2-3 भी आते हैं, तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से फिक्स आते ही आपके। जिन्होंने भी क्लास देखी है लाइक करें, शेयर करें, सभी फ्रेंड्स को बताएं। अब क्लास कैसी लगी कमेंट लिख के जरूर बताना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आने वाले हैं। रीट की तैयारी करने वाले ये अगर नोट्स चाहिए आपको इस, तो ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस सारे के सारे नोट्स वहाँ अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल निःशुल्क। ओके फ्रेंड्स, अगली क्लास जो होगी इस टॉपिक से आगे होगी, बस हमारे से बने रहे, जुड़े रहे हमारे साथ। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। ये आपकी थ्योरी की क्लास थी। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया जाएगा आपके लिए, पूरा का पूरा टीचिंग मेथड का। बस हमारे साथ जुड़े रहें। प्लेलिस्ट में जाकर जो भी पढ़ना है वहाँ से आप सर्च करके पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो अपन को बिल्कुल आपको